हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग और देखेंगे कि कैसे ये 5 एलिमेंट पूरी तरह से अकाउंटिंग को कवर करते हैं। दोस्तों, जनरली अगर आपकी जो 5 एलिमेंट्स पर कमांड हो जाए, जो मैं आगे बताऊंगा, तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो अकाउंटिंग में फंसेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे 5 एलिमेंट्स काम करते हैं और कैसे कमांड पकड़ी जा सकती है इन पर। दोस्तों, 5 एलिमेंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं क्या वो हम खुद की करते हैं, जैसे पर्सनल नेचर की होती है वो अकाउंटिंग, ठीक है, या फिर वो हम किसी बिजनेस की करते हैं, ठीक है, या फिर किसी फर्म की करते हैं, या फिर किसी कंपनी की करते हैं, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग होती है वो हम किसी बिजनेस की, फर्म की, कंपनी की स्टडी के लिए ही करते हैं। कोई भी अगर अकाउंटिंग की बात होगी वो किसी बिजनेस के, फर्म के पूरे अकाउंटिंग की बात होगी। तो आगे बताता हूं दोस्तों कि कैसे अकाउंटिंग के जो 5 एलिमेंट्स है वो अकाउंटिंग को कंटेन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स पर कमांड हो जाए तो अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको करने में दिक्कत आएगी। तो आइए बात करते हैं सर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जो टॉपिक है दैट इज 5 एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जो पहला एलिमेंट है दोस्तों वो है दैट इज एक्सपेंसेस। आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, जो एक्सपेंसेस वो हम जनरल टर्म में क्या बात करते हैं, जो हम पेड करते हैं। मतलब जनरल टर्म में जो एक्सपेंसेस का मतलब होगा, जनरल टर्म होगी इसकी कि सर जो एक्सपेंसेस पेड होंगे, मैंने अगर कोई एक्सपेंसेस पे कर दिए वो एक्सपेंसेस होंगे एज पर माय डेफिनेशन। लेकिन अगर अकाउंटिंग की बात की जाए, अकाउंटिंग के लिए एक्सपेंसेस का जो मीनिंग होगा वो अलग होगा। आइए देखते हैं कैसे। सर जो अकाउंटिंग टर्म होंगी इसके लिए एक्सपेंसेस इनकर्ड, बस ये इसकी डेफिनेशन होगी एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग में। अब सर दिक्कत आती है कि पेड में और इनकर में, इसमें दिक्कत क्या है। देखिए, पे होता है जो हमने एक्चुअल में पे किया, लेकिन इनकर वो होता है जिसका हमने बेनिफिट ले लिया। अब अगर इनकर की मैं पूरी तरह से बात बताऊं कि एक्सपेंसेस इनकर क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों बेनिफिट रिसीव्ड। आइए इस टॉपिक को समझते हैं कि आखिर बेनिफिट रिसीव क्या होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं सर, वो एग्जांपल है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं कुछ। अब जाहिर सी बात है आपके एम्प्लॉयज़ सैलरीज लेते हैं, ठीक है। अब सैलरी फॉर एग्जांपल 1 साल की है पर मंथ, ठीक है, 12 मंथ की। अब सर 12 मंथ की सैलरी है और आज आप खड़े हो मिड ऑफ द ईयर मतलब 6 मंथ हो गए आपके बिजनेस को चल रहे को, ठीक है। तो 6 मंथ हो गए हैं और 6 मंथ आने वाले हैं। दोस्तों, जो 6 मंथ हो गए हैं आपने अपने एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट ले लिया है, तो जो 6 मंथ का होगा वो आपका एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। सर जो एक्स्ट्रा 6 मंथ हैं वो आपका अभी एक्सपेंसेस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप आने वाले 6 मंथ की या आने वाले कोई भी 1 मंथ की भी सैलरी पे कर देते हो तो वो आपका खर्चा नहीं कहलाएगी, वो आपका एक्सपेंसेस नहीं कहलाएगी एज पर अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना कि जिस चीज़ का आपने बेनिफिट ले लिया है उसको आप एक्सपेंसेस बोलोगे, अदरवाइज वो एक्सपेंसेस नहीं होगा, ठीक है। ये था दोस्तों एक्सपेंसेस, ठीक है। जनरल टर्म में सिर्फ हम उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं जो हमने एक्चुअल में पे किया। आगे बात करते हैं सर सेकंड जो टर्म होगी दैट इज योर, इसके रिवर्स इनकम की। अब सर इनकम क्या होती है? इनकम अगर हम जनरल टर्म में बात करें, फिर वही बात, जो हम कैश ले लेते हैं उसको इनकम बोलते हैं। अब क्या कैश लेना इनकम होता है? जनरल टर्म पहले बताता हूं मैं इसकी। जो सर जनरल टर्म वो होता है कैश रिसीव्ड, ठीक है।
इनकम रिसीव्ड कहने का मतलब। लेकिन अगर इसकी अकाउंटिंग भाषा की बात करें, अकाउंटिंग टर्म की बात करें, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म में क्या होता है सर, इनकम अर्न्ड, इनकम अर्न्ड, ये अर्न का जो मैटर है इसको समझना है। अब अर्न क्या होता है, देखिए अर्न होता है आपने बेनिफिट दे दिया, एक्सपेंसेस के बिल्कुल रिवर्स, आपने बेनिफिट दे दिया, इसका जो होगा बेनिफिट गिवन। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि हम कुछ रिसीव कर रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं बेनिफिट गिवन की। देखिए अगर कुछ बेनिफिट हम देंगे तभी हम कुछ लेंगे, तो यही बात है कि इनकम अर्न का मतलब है कि हमने कुछ बेनिफिट दे दिया जिसके बदले में हमें कुछ मिल गया या कुछ मिलेगा, ये बात है। इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सर एग्जांपल है, अब मान लीजिए आपके बिजनेस में सेल्स होती हैं। अब सर सेल्स कैश भी होती हैं और सेल क्रेडिट भी होती हैं, ठीक है। अगर सिर्फ मैं कैश सेल्स की बात करूं, कैश सेल्स में क्या होता है, आप कुछ ना कुछ मटेरियल देते हो, कुछ ना कुछ आप प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप प्रोडक्ट बेचते हो उसके बदले आपको कैश मिल जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि इमीडिएट आपने कुछ दे दिया, बेनिफिट दे दिया और उसके बदले में कैश ले लिया। लेकिन अगर क्रेडिट सेल की बात करते हैं, क्रेडिट सेल में क्या होता है कि आपको कैश उसी वक्त ना मिलकर कुछ टाइम पीरियड के बाद मिलता है। तो उस केस में आप बोलोगे कि सर इनकम तभी होगी जब हमें कैश मिलेगा। लेकिन अकाउंटिंग ये बात बोलती है कि आपने अगर बेनिफिट दे दिया तो उसको ही आपकी इनकम मान लिया जाएगा। तो सर क्रेडिट सेल में भी आपने जो बेनिफिट है, बेनिफिट हैज़ बीन गिवन, ठीक है। क्रेडिट सेल में आपने गुड्स दे दिए हैं अपने कस्टमर को, तो उस केस में भले ही आपको कैश मिला हो या ना मिला हो, तो उस केस में दोस्तों आपकी इनकम हो चुकी है, आपने इनकम को अर्न कर लिया है, भले ही वो कैश बाद में मिले, ठीक है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सर आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो कैश का इंतज़ार मत करना, उसको अभी रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। अब ये था दोस्तों इनकम का सेकंड कॉन्सेप्ट। अब अगर थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है सर, थर्ड है एसेट्स। थर्ड एलिमेंट है सर एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है, देखिए एसेट्स आप बोलोगे कि एसेट्स होता है सर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, ये एसेट्स होते हैं। ये तो एसेट्स की किस्में हैं, टाइप्स हैं, लेकिन एक्चुअल में एसेट्स क्या होता है, देखिए एसेट्स की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, अकाउंटिंग डेफिनेशन है द थिंग्स which will give benefit in the future, इस बात को बस ध्यान रखना, which will give the benefit in the future, बस ये इसका की पॉइंट है, ठीक है। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। करंट में जो आपको बेनिफिट दे चुका उसको आप एक्सपेंडिचर मानोगे, लेकिन जो फ्यूचर में बेनिफिट देगी उसको आप एसेट मानोगे। ये थर्ड एलिमेंट है अकाउंटिंग का, ठीक है। अब कैसे एग्जांपल बताइए। अब एग्जांपल की अगर मैं बात बोलूँ, अब मान लीजिए बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग परचेज की, कितने की, 8 लाख की, ठीक है। ये जो बिल्डिंग आपने 8 लाख की परचेज की है, एक नॉर्मल बंदा इसको खर्चा बोलेगा, लेकिन ये एक्सपेंसेस नहीं है। कैसे, बिल्डिंग आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ये बात तो पक्की है। तो सर अगर बेनिफिट फ्यूचर में देगी तो जाहिर सी बात है वो एसेट है, क्यों, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन में वो फॉल करती है। अब एग्जांपल थोड़ी सी और वास्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपने बिल्डिंग परचेज की, आप बिल्डिंग को लेट आउट कर सकते हैं किसी को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको रेंट मिलेगा। तो रेंट मिलेगा, इसका मतलब जो बेनिफिट है वो आपको फ्यूचर में इसका मिलेगा, तो भाई एसेट है ये हमारी, ये खर्च नहीं है, ये एसेट है। एक बात याद रखना, जो आपने बेनिफिट ले लिया वो आपका एक्सपेंसेस, जो आपको बेनिफिट देगा वो आपका एसेट। बस एसेट की ये बात आपने ध्यान दिमाग में रखनी है। तो इसके अलावा एक चीज़ को और बोला जाता है एसेट, वो क्या है, अगर आपके पास कोई राइट क्रिएट हो जाए तो उसको भी एसेट बोलते हैं। सर राइट क्रिएट कैसे, अब अगर राइट क्रिएशन की एग्जांपल की बात की जाए, अब मान लीजिए आपने क्रेडिट सेल की, ठीक है, क्या की, क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल से आपके डेटर्स अराइज होंगे,
इसका मतलब ये है कि आपने बेनिफिट तो दे दिया, वो आपने इनकम ज़रूर मान ली जो मैंने ऊपर आपको बताई, लेकिन आपको बेनिफिट मिलना बाकी है। तो आपको जो बेनिफिट मिलना बाकी है, ये डेटर्स के अगेंस्ट आपका एक राइट क्रिएट हो जाता है कि आप इनसे फ्यूचर में पैसा मांग सकते हैं। तो ये आपका राइट क्रिएट हो गया। तो इस राइट को भी दोस्तों एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एसेट की बात हो गई। अब बात करते हैं सर फोर्थ एलिमेंट की। फोर्थ एलिमेंट वो है लायबिलिटीज, ठीक है। अब सर लायबिलिटी क्या होती है? अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, एसेट के बिल्कुल रिवर्स। एसेट का मतलब होता है कि फ्यूचर में बेनिफिट देगा, लेकिन लायबिलिटी का मतलब जो फ्यूचर में हम उसको बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो इसको बेनिफिट देना ना बोलकर ये बोल सकते हैं कि ऑब्लिगेशन अराइज होगी, ठीक है। जो फ्यूचर में ऑब्लिगेशन अराइज होगी तो इसको फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशन भी बोला जा सकता है, ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात बोलूँ तो वो क्या होगी? वो होगी, अब मान लीजिए आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस को चलते 12 मंथ हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, ठीक है। मैं मंथ्स ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, सैलरी सर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को 8 मंथ की सैलरी दी सिर्फ, ठीक है। लेकिन खर्चा तो आपका 12 मंथ का हो गया, आपने बेनिफिट 12 मंथ का ले लिया, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन आपने पे उनको 8 मंथ का किया है, तो फ्यूचर में आप कितना पे करने वाले हैं? फ्यूचर में आपकी कितनी ऑब्लिगेशन अराइज होने वाली है? सर फ्यूचर में आपकी 4 मंथ की ऑब्लिगेशन अराइज आने वाली है। ये जो सैलरी होगी इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला जाता है पहले नंबर पर, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितनी? 4 मंथ की। दोस्तों ये आपकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप लायबिलिटी बोलोगे, सिर्फ इस चीज़ को। इस चीज़ को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एग्जांपल थी बाकी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और लायबिलिटी क्या होती है। अब मान लीजिए आपने किसी से क्रेडिट पर माल खरीदा, तो क्या होगा सर? क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्रेडिट परचेज। अब कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपने उनको पैसा देना है, तो फ्यूचर में आपकी ऑब्लिगेशन अराइज होगी, तो इस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों क्रेडिटर, ठीक है। और क्रेडिटर आपकी एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। तो ये है दोस्तों आपकी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप कोई लोन लेते हो, ठीक है, वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाती है। डिबेंचर्स लेते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट एलिमेंट की अगर बात करें, वो क्या है? और फिफ्थ एलिमेंट जो है वो है कैपिटल। अब सर कैपिटल क्या होती है? देखिए, जब कोई बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा लेकर आता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द वैल्यू ब्रॉट बाय बिजनेसमैन, द वैल्यू ब्रॉट बाय बिजनेसमैन। वैल्यू मतलब मैंने कैश नहीं बोला, मैंने वैल्यू बोला। अब लैंड भी लेकर आ सकता है, बिल्डिंग भी लेकर आ सकता है, फर्नीचर भी, कुछ भी लेकर आ सकता है, उसको कैपिटल बोला जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बोलते, ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बोलते, कैपिटल ही क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट में कुछ हद तक स्टेबल रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। जो आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उसमें कहीं हद तक स्टेबल रिटर्न्स होते हैं। लेकिन जो कैपिटल होती है उसमें स्टेबल रिटर्न्स नहीं हो सकते। हो सकता है जो आप बिजनेस करें वो चले ही ना, तो आपको लॉस हो जाए। हो सकता है आपका बिजनेस इतना चले कि आपको प्रॉफिट ही हो जाए। तो इस केस में ये बोला जा सकता है कि यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर इज़ मोर, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को कैपिटल बोला जाता है, जिसको हिंदी में पूंजी बोलते हैं, ठीक है। द वैल्यू ब्रॉट बाय बिजनेसमैन इज कैपिटल। तो ये है दोस्तों अकाउंटिंग एलिमेंट्स, इन पर ही पूरी तरह से अकाउंटिंग बेस्ड है, ठीक है। कोई भी अकाउंटिंग हो सर इन 5 एलिमेंट पर बेस्ड होती है। अगर आपकी कमांड इन 5 एलिमेंट पर पूरी है तो आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।